हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम जो हमारी वार्षिक परीक्षाएं आरंभ होने जा रही हैं उनसे संबंधित कक्षा 11 हिंदी विषय में जो वितान एक पुस्तक है उसके अंतर्गत एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। मैं सीबीएसई बोर्ड से रिलेट करके बात कर रहा हूँ। तो सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम पैटर्न में 10 क्वेश्चन आते हैं वितान से। ये 10 मार्क्स मल्टीपल चॉइस होते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से आपको सही उत्तर का चयन करके 1 मार्क्स प्राप्त कर लेना है। मुझे पूरी आशा है कि इस वीडियो के अंतर्गत जो मैं 111 क्वेश्चन लेकर आया हूं उन्हीं में से ये 10 क्वेश्चन अवश्य आप तक पहुंच जाएंगे और एग्जाम में आप 10 के 10 मार्क्स लाने के लिए सफल होंगे। आपके वो 10 मार्क्स आपकी परसेंटेज गेन करने में बहुत मदद करेंगे। बस आपसे निवेदन इतना रहेगा कि आप मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इन 111 क्वेश्चन को रैपिड फायर के तहत हम बहुत ही कम समय लेते हुए इसको पूरा करेंगे। बस आप मेरे साथ बने रहिएगा और जल्द ही आपके जो एग्जाम सीबीएसई बोर्ड के हिंदी विषय का होने वाला है, आप उसके लिए आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके मार्क्स 10 के 10 इस एमसीक्यूज की वीडियो से आ जाएं। चलिए हम समय न लगाते हुए आरंभ करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक पाठ के लेखक कौन है। तो आप जानते हैं कि हमारे जो लेखक हैं वो कुमार गंधर्व हैं इस पाठ के लेखक। उसके बाद लता मंगेशकर के पिता का नाम था। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो, चारों ही ऑप्शन में, चाहे ऑप्शन ए है दीनानाथ मंगेशकर, बी भोलानाथ मंगेशकर, सी रमानाथ मंगेशकर और डी गंगानाथ मंगेशकर, तो आप ये मंगेशकर से कंफ्यूज ना हो क्योंकि ये कंफ्यूजन के लिए ही दिया गया है। आपने यदि उस चैप्टर को ध्यान से पढ़ा होगा तो पाया होगा कि उनके पिता का नाम है दीनानाथ मंगेशकर। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 है, लता से पूर्व किस प्रसिद्ध गायिका का जमाना था। मतलब लता जी से पहले कौन सी गायिका थी जो प्रसिद्ध प्राप्त कर रही थी। उसमें आशा भोसले जी, बी उषा मंगेशकर, सी नूरजहां और डी अनुराधा पोर्टवाल। तो आपने अध्ययन किया है कि जो सी ऑप्शन है नूरजहां वो आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, श्री विलायत खां किस संगीत में दक्षता पा चुके थे। तो विलायत खां जी सितार वादन में दक्षता पा चुके थे। और विलायत खां जी के बारे में बता दूं कि ये इतने प्रसिद्ध हुए कि इन्होंने अपने पिताजी की प्रसिद्धि को भी पार कर लिया, मतलब उनसे भी अधिक प्रसिद्ध हो गए विलायत खां जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता जी की प्रसिद्धि का कारण है। तो प्रसिद्धि का कारण ऑप्शन ए उन्होंने फिल्मी गीत गाए, ऑप्शन बी शास्त्रीय संगीत का ज्ञान, ऑप्शन सी मधुर स्वर या ऑप्शन डी गानपन। तो जो उनका गानपन था वही उनकी प्रसिद्धि का कारण था। जिस तरीके से वे गाती थी, जिस मधुर आवाज में, जिस सुरीली आवाज में उन्होंने गीत गाए हैं वही उनकी प्रसिद्धि का कारण रहा है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें लता के गाने की प्रमुख विशेषता क्या है। ऑप्शन ए है नादमय उच्चारण, ऑप्शन बी उच्चारण, सी आचरण और डी ताल। चारों में जो बिल्कुल सही है वो है नादमय उच्चारण। अगला प्रश्न देखिएगा, लता ने कौन सी लय के गीत बड़ी उत्कृष्टता से गाए हैं। तो यहां पर मध्य लय, द्रुत लय, विलंबित लय और करुण रस की लय, कौन सी लय थी चारों में। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल यहां पर सही होगा, द्रुत लय। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः लता ने कौन सी पट्टी में गीत गाए हैं। जो गायन की पट्टी निर्धारित की गई है, निम्न पट्टी है, उच्च पट्टी है, सामान्य है, मध्य है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए ऑप्शन ए है आपका सामान्य पट्टी, बी है निम्न पट्टी, सी ऊंची पट्टी और डी मध्यम पट्टी। तो जो लता जी ने गाने गाए हैं, जिस पट्टी में गाने गाए हैं वो है ऊंची पट्टी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शास्त्रीय संगीत में किस प्रकार की ताल का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर जो ताल है ऑप्शन ए परिष्कृत ताल, सामान्य ताल, निकृष्ट ताल, उच्ची पट्टी। तो यहां पर जो ताल है वो है परिष्कृत ताल, जो शास्त्रीय संगीत में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव क्या है। तो स्थायी भाव जलद लय, गंभीरता, चपलता या उपयुक्त में से कोई नहीं। आप चारों ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद ही यहां पर निर्णय करेंगे। तो यहां पर जो शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है वो है गंभीरता। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय फिल्मों में किस संगीत की धुनों का अधिक प्रयोग किया गया है। तो यहां पर ऑप्शन ए है शास्त्रीय संगीत, ऑप्शन बी लोक संगीत धुन, सी पाश्चात्य संगीत
और या फिर डी मिश्रित संगीत, सभी का मिश्रण। परंतु नहीं, भारतीय फिल्मों में जो संगीत यूज हुआ है वो लोक संगीत का अधिक यूज हुआ है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 12, हमारे शास्त्रीय गायक किस प्रकार की वृत्ति वाले होते हैं? वो लालची होते हैं, या ऑप्शन बी घमंडी होते हैं, ऑप्शन सी आत्मसंतुष्ट होते हैं, या ऑप्शन डी निर्लोभी होते हैं। तो हम देखते हैं कि लालची नहीं होते हैं, घमंडी नहीं होते हैं, निर्लोभी नहीं होते हैं, वो आत्मसंतुष्ट होते हैं, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, चित्रपट संगीत किस प्रकार का होता है? और क्वेश्चन नंबर ए है नीरस, सेकंड लचकदार, सी गंभीर, या डी स्थिर। तो जो हमारा चित्रपट संगीत होता है वह लचकदार होता है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, कृषि संबंधी गीतों की किस प्रकार की संगीत धुनों के अंतर्गत रखा जा सकता है? ऑप्शन ए लोक संगीत की धुन, ऑप्शन बी पाश्चात्य संगीत की धुन, ऑप्शन सी शास्त्रीय संगीत की धुन, या ऑप्शन डी मिश्रित संगीत की धुन। तो जो हमारा कृषि संबंधी होता है वो लोक संगीत की धुन के अंतर्गत रखा जाता है, तो यहां पर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, लेखक के अनुसार गाने की सारी मिठास किसके कारण आती है? जो गाना होता है उसमें जो मिठास आती है आखिर उसका कारण क्या होता है? तो यहां पर सही धुन होना, सही शब्दावली होना, रंजकता होना, या फिर सही स्वर होना। तो चारों में जो रंजकता है उसी के कारण आपकी गाने में मिठास आती है। उसके बाद लेखक के अनुसार लता जैसा कलाकार कितने समय पश्चात पैदा होता है? एक समय की किस अवधि के साथ, जैसा लता जी ने गाना गाया है, जिस तरह की उन्होंने चित्रपट संगीत में अपने आप को प्रस्तुत किया है, जितनी प्रसिद्धि पाई है, वो उस तरह के जो गायक कब तक किस समय बाद आ जाते हैं? 10 वर्ष बाद, 40 वर्ष बाद, 50 वर्ष बाद, या सदियों बाद? तो ऑप्शन है सदियों बाद कोई ऐसा गायक मिलता है जो इतनी प्रसिद्धि पा सके। इसके बाद इस पाठ का मुख्य लक्ष्य है लोगों में संगीत या गीत की अभिरुचि पैदा करना, लता जी का परिचय देना, शास्त्रीय संगीत को प्रकाशित करना, चित्रपट गीत संगीत की प्रशंसा करना। आखिर जो आपने ये अध्ययन किया है इस पाठ का, लता जी के पाठ का, तो उसका उद्देश्य क्या है? आपको क्या समझ में आया? तो आप देख रहे हैं पूरा ही पाठ, हम उसमें चित्रपट भी पढ़ रहे हैं, हम उसमें शास्त्रीय भी पढ़ रहे हैं, अन्य गायकों के बारे में भी पढ़ रहे हैं, परंतु जो महत्वपूर्ण चीज है, जो उद्देश्य है इस पाठ का, वो है हमें लता जी का परिचय देना। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्जन्य का अर्थ क्या होता है? तो पर्जन्य एक शब्द है जो आपके इस चैप्टर में आया है, उसका अर्थ होता है बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लता किस संगीत की अनभिक्षित सामग्री, लता किस संगीत की अनभिक्षित सामग्री है? तो यहां पर ऑप्शन ए है शास्त्रीय संगीत की, ऑप्शन बी लोक संगीत की, या ऑप्शन सी पाश्चात्य संगीत, या ऑप्शन डी चित्रपट संगीत। तो आप देख रहे हैं कि लता जी की प्रसिद्धि का कारण चित्रपट संगीत है, तो यहां पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 20, लेखक के अनुसार लता ने किस प्रकार के गानों के साथ न्याय नहीं किया है? आपका ऑप्शन ए है करुण रस के गानों के साथ, ऑप्शन बी भक्ति रस, ऑप्शन सी श्रृंगार रस, या ऑप्शन डी वीर रस। तो हम देखेंगे कि लेखक के अनुसार करुण रस में सफलता प्राप्त नहीं कर पाई हैं लता जी, तो वो कह रहे हैं कि इनके साथ उन्होंने न्याय नहीं किया है। अगला क्वेश्चन, चित्रपट संगीत का ताल किस अवस्था का ताल होता है? तो चित्रपट संगीत का जो ताल है, यदि उसमें अवस्था पूछी जाए किस अवस्था का ताल है, तो वो प्राथमिक अवस्था का ताल होता है। उसके बाद लता के गाने के सुरों की क्या विशेषता है? सहजता, उज्ज्वलता, निर्मलता, या स्वाभाविकता? तो हम बात करें लता जी के गानों की, वो बिल्कुल निर्मल हैं, उनमें कोई दोष नहीं मिलता, कोई निर्मलता, कोई मलिनता या कुछ इस तरह का हमें दोष रहित गाने होते हैं, तो वो बिल्कुल निर्मल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से सितार वादक अपने पिता से बहुत आगे निकल गए? मैंने अभी ये क्वेश्चन पहले आया था, तो क्वेश्चन को सिर्फ रूप परिवर्तित किया गया है कि किस तरह आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, बात हो रही थी विलायत खां की, जो सितार वादक थे, उनके पिताजी भी सितार वादक थे, परंतु उन्होंने अपने पिताजी से भी अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, लता के गाने में स्वर, लय, स्वार्थ के संगम को क्या कहते हैं? आखिर ये तीन चीजें मिल रही हैं, स्वर, लय और स्वार्थ। इन तीनों के संगम को यहां पर हम त्रिवेणी के रूप में जानते हैं, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। स्वरों का बारीक मनोरंजन प्रयोग क्या कहलाता है? जब हम बारीक रूप से स्वरों का प्रयोग करते हैं तो वह लौच कहलाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 26, लता के कारण चित्रपट संगीत को कैसी लोकप्रियता प्राप्त हुई है? सामान्य या ऑप्शन बी विलक्षण, सी विशिष्ट या डी विशेष? आखिर चित्रपट संगीत को किस प्रकार की लोकप्रियता प्राप्त हुई लता जी के कारण? तो हम यहाँ विलक्षण प्रतिभा की धनी थी लता जी, तो विलक्षण ही यहाँ पर सही आंसर होगा। उसके बाद साधारण श्रोता शास्त्रीय संगीत की अपेक्षा किसके गीतों में अधिक आनंद का अनुभव करते हैं? तो हम यहाँ देख रहे हैं कि लता जी के ही विषय में पूरा चैप्टर है, तो लता जी के गीत ही जो है साधारण श्रोताओं को एक आनंद की अनुभूति प्रदान कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28, विलायत खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तीसरी बार क्वेश्चन आया है। पहले क्वेश्चन आया था विलायत खान के बारे में कि उनका जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा है, फिर आया कि किसने अपने पिताजी की प्रसिद्धि से ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त कर ली, और फिर से क्वेश्चन है कि कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। हमें पता है कि हाँ वो सितार बजा रहे थे, सितार वादक थे, तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही होगा। उसके बाद अलक्षित शब्द का अर्थ क्या होता है? तो अलक्षित का अर्थ होता है अदृश्य। लोच शब्द का क्या अर्थ है? तो यहां पर लोच शब्द इससे पहले चेंज होके आया था। स्वरों का बारीक प्रयोग जिसमें किया जाता है उसे लोच कहा जाता है। क्वेश्चन यहां से बन के आया था और आज भी लोच से बन के आ गया, तो प्रश्न ने क्या किया, अपना रूप परिवर्तन कर लिया है। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन आए परंतु आपको उनकी गंभीरता पर जाना है, उसकी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है। इसके बाद यदि बात करें त्रिताल कितनी मात्राओं का ताल होता है? ऑप्शन ए 16 मात्रा, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 12 या डी 11। यहां पर 11 की वर्तनी गलत हो रखी है, आप इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। तो हमारा यहाँ पर जो त्रिताल है वो 16 मात्राओं का होता है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32, ध्वनि मुद्रिका शब्द का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर ध्वनि मुद्रिका का अर्थ होता है आवाज, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 33 की, तो लेखक लता को कैसा गीत गाने के लिए देना चाहता है? अच्छा गीत, बुरा गीत, मधुर गीत या फिर कठिन से कठिन गीत? तो किसी भी व्यक्ति की परीक्षा लेने के लिए हम उसको कठिन से कठिन कार्य देना पसंद, तो हर व्यक्ति कठिन से कठिन कार्य देना चाहता है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। ऊंची पी शब्द का अर्थ क्या है? ऊंचे स्वरों का प्रयोग, ऊंट, ऊंचाई या क ख दोनों? तो ऊंची पी का मतलब ऊंची पीठ वाला ऊंट? नहीं, ऐसा नहीं है। ऊंची पी का तात्पर्य यहां पर ऊंचे स्वरों के प्रयोग से है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। लेखक के अनुसार लता की पकड़ किस रस के गीतों पर कम है? तो अभी बात की कि किसके साथ उन्होंने न्याय नहीं किया, तो वो करुण रस की बात कर रहे थे, तो वो इसी कारण कर रहे थे कि यहां पर लेखिका की जो पकड़ उन्होंने बताई है कि करुण रस पर कम है। शास्त्रीय संगीत का भाव कैसा है? शास्त्रीय संगीत स्थायी भाव वाला है या अस्थायी है, स्थिर है या इनमें से कोई भी नहीं है? तो जो शास्त्रीय संगीत होता है वो स्थायी भाव वाला होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। इसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की, चित्रपट तथा शास्त्रीय संगीत में लोगों को क्या मिलता है? यदि हम दोनों इस संगीत की बात करें तो लोगों को मिल क्या रहा है? दुख मिल रहा है? नहीं। धन? नहीं। प्रेम? नहीं। हाँ, हर प्रकार से आनंद की प्राप्ति अवश्य होती है, चाहे संगीत चित्रपट हो या फिर शास्त्रीय हो। खानदानी गायकों के अनुसार किसने लोगों के कान बिगाड़ दिए? ध्यान देंगे क्वेश्चन पे, किसके? खानदानी गायकों के अनुसार कान बिगाड़ दिए मतलब सुनने में अच्छे नहीं लगते, तो कौन सा संगीत था? वो चित्रपट संगीत था। अगला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार लोगों के कानों को किसने सुधार दिया? तो लेखक के अनुसार बात करें, कानों को सुधार दिया किसने? चित्रपट संगीत ने। यहीं पर वही संगीत खानदानी गायकों के अनुसार क्या कर रहा है? कानों को बिगाड़ रहा है, परंतु लेखक कह रहे हैं कि वो कानों को सुधार दे रहा है। अगला क्वेश्चन है, संगीत के क्षेत्र में कौन अपना एकाधिकार चाहता है? तो ये शास्त्रीय गायक होते हैं जो अपना एकाधिकार चाह रहे हैं हर तरह से संगीत के ऊपर। राजस्थान की रजत बूंदे नामक पाठ के लेखक कौन है? तो यहां पर आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 40 तक हम लता जी के जो अध्याय है आपका उससे क्वेश्चन आए हैं। अभी उसके बाद राजस्थान की रजत बूंदे क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। हम टोटल 111 का क्वेश्चनों का अध्ययन इसमें करने वाले हैं, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अवश्य इतना अपने आप में आत्मविश्वास रखेंगे कि आपको लगेगा कि हम 10 के 10 क्वेश्चन सही कर पाएंगे। आइए हम अगला चैप्टर शुरू करते हैं। राजस्थान की रजत बूंदे नामक पाठ के लेखक कौन है? तो कुमार गंधर्व जी तो लता जी वाले पाठ के लेखक थे। बेबी हालदार आपकी आलो अंधारी के लेखक हैं। तो यहाँ पर अनूप मिश्र जो हैं आपके राजस्थान की रजत बूंदे नाम की लेखक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का वितान में कोई चैप्टर नहीं है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुएं की कितनी गहरी खुदाई हो चुकी थी? तो जो कुएं की खुदाई हो चुकी थी वो लगभग 30-35 हाथ की होती है। कुएं शब्द से तात्पर्य क्या है? कुएं शब्द से जो तात्पर्य है वो है छोटा कुआं। कुएं की खुदाई किससे की जाती है? फावड़े से, या ऑप्शन बी हत्ती से, ऑप्शन सी दरांती से, या ऑप्शन डी बसोली से। तो आप लोग चित्र भी देख रहे होंगे कि एक व्यक्ति एक छोटे से औजार से कुएं की खुदाई कर रहा है, तो यहां पर बसोली होती है, वो उसका नाम बसोली होता है। चेलवाजी अपने सिर पर किस प्रकार का टोप पहनते हैं? तो जो कुएं की खुदाई करते हैं उनको चेलवाजी कहा जाता है। तो यहां पर जो अपने सर पर एक टोपी पहनते हैं जिससे कुछ भी यदि ऊपर से रेत पत्थर या कुछ गिरे तो उनके सर की सुरक्षा हो सके, तो वहां पर वो किससे बनी होती है? कांसे से, या बी पीतल का, या सी किसी अन्य धातु का, या फिर डी उपरोक्त में से कोई एक। तो हाँ, ये आंसर बिल्कुल सही है कि वो किसी भी धातु का बना हो सकता है जो ऊपर दी गई है जिससे कि उनके सर की सुरक्षा की जा सके। चेलवाजी शब्द का अर्थ क्या है? तो चेलवाजी शब्द का अर्थ चेचारो है। जो कुएं की खुदाई करते हैं उनको चेचारो भी कहा जाता है, और जो कार्य होता है उसको चेचो कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुएं की गर्मी कम करने के लिए ऊपर जमीन पर खड़े लोग मुट्ठी भरकर नीचे क्या फेंकते हैं? तो आपने उसमें पढ़ा होगा कि वहां पर क्या फेंका जा रहा था? रेत, या पानी, टोप, या रस्सी। हम देख रहे हैं कि ऊपर जमीन पर जो खड़े लोग होते हैं वो क्या करने, गर्मी कम करने के लिए रेत फेंक रहे होते हैं, क्योंकि रेत से जो है उनको ठंडी ठंडी हवा नीचे की ओर जाती है, वो उसको थोड़ा गर्मी में राहत देती है। अगला क्वेश्चन है, बड़े कुओं में पानी कितनी गहराई पर निकलता है? यदि हम बड़े कुओं की बात करें, तो कुएं है, ये तो उसका छोटा आकार हुई, तो बड़े कुओं में बात करें कितनी गहराई पे पानी निकल सकता है? 150 या 200 हाथ पर, 200-300 हाथ पर, 100-200 हाथ पर, या 300-400 हाथ पर। जो चैप्टर के माध्यम से, ऐसा ये अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों के कारण हो सकता है कि कहीं पर ज्यादा खुदाई करने पर, कहीं पर कम खुदाई करने पर हम कुएं के अनुरूप पानी निकाल लेते हैं, परंतु यहाँ की बात की गई है तो यहाँ 150-200 हाथ पर पानी निकल। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है, बड़े कुओं के पानी का स्वाद कैसा होता है? तो जो बड़े कुएं होते हैं, कुएं बनाई इसलिए जाती है कि उनको मीठा पानी मिल सके, तो इसका मतलब क्या है? बड़े कुओं का पानी कैसा होता है? या तो वो मीठा तो बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि अगर कुओं का पानी मीठा होता तो कुएं का निर्माण ही क्यों किया जाता? उसके बाद नमकीन होता है? नहीं। कड़वा? नहीं। हाँ, खारा अवश्य हो जाता है, इसलिए हम कुएं का निर्माण करते हैं जिससे मीठा पानी मिल सके। जहां लगाव है वहां स्पेस दिया गया है, चारों स्वर में से कोई एक आना है। ऑप्शन ए है बिखराव, बी अलगाव, सी अवसान, या डी कुछ भी नहीं। तो हम देखेंगे जो लगाव का विलोम होता है वो होता है अलगाव, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51, मरुभूमि के विकसित किए गए समाज ने वहां उपलब्ध पानी को कितने रूपों में बांटा गया है? जब हम इस चैप्टर का अध्ययन कर रहे होते हैं कि हम देखते हैं कि वहां पर 3 प्रकार के पानी आपको मिलेंगे, पालर पानी, पाताल पानी और रेजाई पानी। तो हाँ, नीचे क्वेश्चन आ ही रहा है, हम बात कर रहे हैं उसकी। तो यहां पर हम देखते हैं कि 3 प्रकार के पानी की यहां पर बात की गई है। उपलब्ध पानी के रूप हैं, जो वहां पर कुएं में जो पानी उपलब्ध होता है उसमें पालार पानी, पाताल पानी और रिंजानी पानी, ये यहां पर तीनों रूप पाए जाते हैं। तो आंसर आपका जो होगा वो होगा डी, उपयुक्त सभी। वर्षा की मात्रा नापने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? वो जो वर्षा की मात्रा है, हम राजस्थान की इस चैप्टर के माध्यम से बात करें तो किस तरह से मापा जाता है? रेजा से। और यदि वर्षा को हम नॉर्मल बात करें तो सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर बारिश हुई है, इस तरह से बात करते हैं। परंतु जब हम इस चैप्टर को देख रहे हैं तो वहां पर पानी रेजा शब्द से नापा जा रहा है। अगला क्वेश्चन, 5 हाथ के व्यास की कुएं में रस्से की एक कुंडली का केवल एक घेरा बनाने के लिए कितना लंबा रस्सा चाहिए? तो यहां पर जो रस्सा होता है उस कुएं के घेरा बनाने के लिए रस्सा डाला जाता है, जिससे कि जो पानी है वो जब रेत से निकले तो रस्सों से होते हुए तब इकट्ठा हो, तो एक उसके चारों रस्सी लपेटी जाती है। उस रस्सी की लंबाई यदि बात की जाए कि एक जो गोलाई होती है वो 15 हाथ की होती है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, कुएं के पानी को साफ रखने के लिए उसे किस धातु के बने ढक्कन से ढका जाता है? हम कुएं से पानी निकालें और फिर हमें किसी धातु के ढक्कन से उसको ढकना होगा, जिससे कि उसमें कोई मिट्टी, रेत, बजरी कुछ न जल जाए, कोई डस्ट न, कूड़ा कचरा न डल जाए, फिर वो पीने योग्य नहीं रहेगा। तो हमें उसे पीने योग्य रखने के लिए क्या करना होता है? ढक के रखना होता है। तो कुएं को भी किससे ढकते हैं? लोहे से, पत्थर से, मिट्टी से, या लकड़ी से। तो आप लोगों ने चैप्टर का अध्ययन किया होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, उसको हम लकड़ी
के धातु लकड़ी से बनाकर उसका ढक्कन रखते हैं। नेक्स्ट, गहरी कुएं से पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर लगी चक्री को क्या कहते हैं? एक चक्री होती है जिससे रस्से की सहायता से हम उसको खींचते हैं, तो वो चक्री जो होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको ग्रेडी, या ऑप्शन बी चरखी, या ऑप्शन सी फरेडी। तो हम वहां पर बात कर रहे थे चैप्टर के अंतर्गत, तो तीनों ही शब्द हमें मिलते हैं, तो यहां पर उपरोक्त सभी यहां पर आंसर होगा आपका। जैसलमेर जिले के एक गांव खरेड़ों की ढाणी को लोग किस नाम से जानते थे? तो ये जो गांव है खरेड़ों की ढाणी, ये 6 बीसी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। प्रस्तुत पाठ का उद्देश्य क्या है? जो हम ये राजस्थान की रजत भूमि पढ़ रहे हैं, आखिर इसका उद्देश्य क्या है? हम इसको क्यों अपने सिलेबस में लाया गया है? हम क्यों इसको पढ़ रहे हैं? इसमें हम क्या देख रहे हैं? ऑप्शन ए, पानी का महत्व को समझाया जा रहा है, या ऑप्शन बी, वृक्षों को बचाया जाना, सी, जीवों को बचाना, या डी, संस्कृति को बचाना। तो हम पानी के विषय में ही बात कर रहे हैं, तो पानी के महत्व को ही हमको समझाया जा रहा है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 59, बरसात में मिलने वाले जल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी पालर पानी, ऑप्शन सी रेत जल, या फिर डी मृदु पानी। तो यहां पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, पालर पानी। पालर पानी और पाताल पानी के बीच का पानी क्या कहलाता है? हमने 3 प्रकार के पानी सुना है। पालर पानी जो बरसात के पानी से मिल रहा है, और सबसे तीसरे लेवल पे होता है पाताल पानी। तो ये जो बीच का लेवल होता है उसको हम 3 हमने पढ़ा था, तीसरा नाम हमारा क्या था? मीठा पानी? नहीं, ऑप्शन बी रेजानी पानी। जी, तो रेजानी पानी बीच का है, पालर पानी, रेजानी पानी और पाताल पानी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, सबसे अच्छी लकड़ी किसकी मानी जाती है? तो यहां पर बात करें अरणी की, ऑप्शन ए, या बी बावल की, सी बण की, या डी कैर की। तो यहां पर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा कि अरणी की लकड़ी सबसे अच्छी मानी जाती है। कुएं में छोटी क्या होती है? हम 4 चीज दे रखी है यहां पर। ऑप्शन ए है गहराई छोटी होती है, उसका व्यास छोटा होता है, ऊंचाई छोटी होती है, या मोटाई छोटी होती है। इसकी बात करते हैं तो वो छोटी होती है। अगला क्वेश्चन, ओड़ाक और चरखी के बिना कुएं से जल निकालना क्या है? असंभव, ऑप्शन बी सरल, ऑप्शन सी कठिन, या ऑप्शन डी बहुत कठिन। तो हम यहां पर बात करेंगे ओड़ाक और चरखी के बिना कुएं से जल निकालना बहुत कठिन है। असंभव तो नहीं है, किसी ना किसी कारण तो हम निकालेंगे ही, पर कठिन हो जाता है। खींप का अर्थ क्या है? बहुत महत्वपूर्ण चीज है। खींप की बात करें तो खींप वो है जिसकी तने से को यूज करके उसको करके हम रस्सी बनाते हैं। तो वो एक पेड़ है जिसके तने को यूज करते हुए हम रस्सी बनाते हैं जो कुएं के अंदर डाली जाती है। कुएं और कुएं में क्या अंतर है? तो कुएं और कुएं में जो महत्वपूर्ण अंतर है वो व्यास का होता है, उसकी गोलाई का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर के गांव की खंडरों की ढाणी में कितनी कुइयां हैं? जिसको हम 6 बीसी बोलते हैं खंडरों की ढाणी, उसमें कितनी कुइयां हैं? तो उसमें 120 कुइयां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुएं से हमें क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन ए वर्षा का पानी, ऑप्शन बी मिट्टी, ऑप्शन सी रेत, या ऑप्शन डी भूजल। तो कुएं के द्वारा हमें भूजल प्राप्त होता है, जो हमारी धरती में जो जल है कुएं के द्वारा हम उसको ही खींचते हैं, भूजल प्राप्त होता है। कुएं का निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर किसका आयोजन किया जाता है? जब कोई कुएं बनकर तैयार हो जाती है, उसमें पानी आ जाता है, हम उस पानी को खींचकर आरंभ करना, उसको उस पानी का हम उपयोग करने लगते हैं, तो उसके बाद एक आयोजन होता है। तो वो क्या होता है? आपने अध्ययन किया होगा। क्या वो ऑप्शन ए के अनुसार कीर्तन का आयोजन, भोज का आयोजन, ऑप्शन सी लंगर का, या ऑप्शन डी कुछ भी नहीं? तो हम चैप्टर में देख रहे थे कि वो भोज का आयोजन करते हैं, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। मरुभूमि में वर्षा का पानी किसके कारण भूमि में समा जाता है? तो जो मरुभूमि है, जो मरुस्थलीय भूमि है, उसमें जो वर्षा का पानी है वो रेत के कारण भूमि में समा जाता है। किस घास से बना रस्सा कुएं बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो अभी अभी बात हो रही थी खींप का बनता है वो रस्सा जो कुएं में प्रयोग किया जाता है। रेजानी पानी जब पाताल पानी में मिल जाता है तो कैसा हो जाता है? हमें पता है कि सबसे पहली जो ऊपर लेयर होती है वो पालर पानी की होती है, बीच में हमारा रेजानी पानी है, और फिर पाताल पानी है। जब रेजानी पानी पाताल पानी में मिल जाता है तो वह अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं रहता, वह गंदा भी नहीं होता, काला भी नहीं होता, हाँ पीने योग्य नहीं रहता, वो कुछ खारापन उसमें आ जाता है, तो पानी खारा हो जाता है। उसके बाद कुएं में चिनाई का काम क्या कहलाता है? तो कुएं में जो चिनाई का काम है जिसको चेचारो कर रहे होते हैं वो चेचा कहलाता है, वो कार्य चेचा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार के पास कितनी कुएं होती हैं?
एक परिवार के पास एक ही कुई होती है, ऐसा ही चैप्टर के अनुसार हमें पता चलता है। आलो अंधारी पाठ के रचयिता कौन है, ये पहले अब हम देख रहे हैं कि यहां पर आपका जो सेकंड चैप्टर था राजस्थान की रचन बूंदे वो भी समाप्त हो चुका है। अब हम तीसरे चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं, आलो अंधारी। तो इसके लेखक पूछा गया है, हम देख चुके हैं कि कुमार गंधर्व लता जी के चैप्टर के लेखक हैं, अनुपम मिश्र राजस्थान की रचन की बूंदों के चैप्टर के लेखक हैं। अब बची हैं बेबी हालदार जो आलो अंधारी के लेखक हैं। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। बेबी हालदार के कितने बच्चे थे, तो यहां पर बेबी हालदार के 3 बच्चों का वर्णन आपने अध्याय में देखा है, तो उनके 3 बच्चे थे। उसके बाद बेबी हालदार को काम दिलवाने में किस युवक ने मदद की, तो जो बेबी हालदार को काम मिला है वो सुनील की सहायता से मिला है। बेबी हालदार से पहले तातुस के घर में काम करने वाली को कितना वेतन मिलता था, तो यहां पर यदि बात करें जो इससे पहले जो वेतन काम कर रही थी तातुस के घर में, उनको 800 रुपए वेतन मिलता था। बेबी हालदार से पहले तातुस के घर में काम करने वाले की उम्र कितनी थी, यदि उम्र की बात करें तो उनकी उम्र 35 से 40 वर्ष थी। बेबी हालदार कितना पढ़ी लिखी थी, ये भी बात इसमें की गई कि जो बेबी हालदार है वो कितना पढ़ी लिखी हैं, तो वो 6ठी 7वीं तक की बात थी, तो यहाँ पर 7वीं माना गया है, तो 7वीं ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तातुस के बच्चे तातुस को क्या कहकर बुलाते थे, जो तातुस के बच्चे हैं वो तातुस को तातुस ही कहते थे। तातुस के कितने बच्चे थे, आपको एक बात क्लियर कर दूं कि बेबी हालदार के भी यहाँ पर 3 बच्चे हैं और तातुस के भी 3 ही बच्चे हैं, तो जो संख्या 3 है वो आपके लिए अच्छी रहने वाली है। बेबी हालदार के किराए के घर में कुल कितने सदस्य थे, तो यहां पर किराए के घर में अगर सदस्यों की बात की जाए वो भी 3 थे। 3 की संख्या आप इस चैप्टर में याद कर लीजिएगा, वो बिल्कुल अच्छी है। अगला बात करें तातुस के परम मित्र कौन थे, तो तातुस के परम मित्र जेठू थे। नेक्स्ट, जब बेबी हालदार का घर तोड़ दिया गया तो उसकी मदद किसने की, जब उनका घर तोड़ दिया गया तो भोला दा उनकी मदद के लिए आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोला दा किस धर्म से संबंधित था, तो भोला दा क्या हिंदू से संबंधित था, मुसलमान से संबंधित था, सिख से या ईसाई से। आप भोला नाम से इसको धर्म से रिलेट मत कीजिएगा कि ये हिंदू से संबंधित था, जो भोला थे वो मुसलमान धर्म से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन, बेबी हालदार के बड़े बेटे को कौन ले गए थे, तो उनको पड़ोस के लोग ले जाते हैं, तो यहां पर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तातुस के छोटे लड़के का नाम क्या था, जो तातुस का छोटा लड़का था उसका नाम अर्जुन होता है। अगला क्वेश्चन, तातुस के बच्चों में सबसे कम बोलने वाला लड़का भी अर्जुन ही होता है। इसको ध्यान से देखिएगा, 2 क्वेश्चन आए हैं अर्जुन के लिए। सबसे छोटा लड़का कौन था, अर्जुन था, और सबसे कम बोलने वाला भी अर्जुन ही था। बेबी हालदार को पार्क में लड़की मिलती थी, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम सुनीता था या सुनिधि था, सुनीति था या सोनाली था। आप सुनिधि और सुनीति में कंफ्यूज मत हुइएगा, वो लड़की जो होती है सुनीति होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बेबी हालदार के लेखन की तुलना किससे की गई है, तो ऑप्शन ए आपके पास आशापूर्णा देवी से, जेठू से या फिर तातुस से, या इनमें से भी कोई नहीं। तो जो इनसे तुलना की गई है बेबी हालदार की वो ऑप्शन ए है, आशापूर्णी देवी से। अगला क्वेश्चन, बेबी हालदार ज्यादातर अपना लेखन किस समय करती थी, उनको भाई काम भी करना है, तो क्या सुबह के समय करती थी, नहीं, दोपहर के समय नहीं, शाम को नहीं, तो वो अपना जो लेखन कार्य है वो रात के समय करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 91, दरकार का अर्थ क्या है, दरकार किसको कहा गया है, आपने दिन देखा होगा दरकार का अर्थ क्या जरूर है, या ऑप्शन बी जरूरत, ऑप्शन सी जोगन, ऑप्शन डी जानना। तो हम देख रहे हैं क्या दरकार है आपको, मतलब क्या जरूरत है आपको, तो आप कहकर भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। उसके बाद जबरन का अर्थ क्या है, जबरन मतलब जबरदस्ती, जबरदस्ती करना, जबरन का मतलब होता है जबरदस्ती करना। आलो अंधारी किस विधा में रचित है, आलो अंधारी जो रचना है जिसको आपने वितान के अंतर्गत पढ़ा है वो किस विधा की है, ऑप्शन ए है आपका आत्मकथा, बी उपन्यास, सी कहानी, या डी रूपरताज। तो आप देखेंगे कि आलो अंधारी में हमें एक आत्मकथा मिल रही है, तो वो एक आत्मकथा विधा पर ही लिखी गई है। आलो अंधारी किसकी आत्मकथा है, बिल्कुल अगर आलो अंधारी में हम आत्मकथा पढ़ रहे हैं तो वहां किसकी आत्मकथा है, क्या रविंद्रनाथ ठाकुर जी की है, ऑप्शन बी श्री रामकृष्ण की है, ऑप्शन सी सुकुमार की है, या ऑप्शन डी बेबी की है। तो जो इस चैप्टर की लेखिका है बेबी हालदार, वो उन्हीं की आत्मकथा है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा कि बेबी की आत्मकथा है।
बेबी को तस्लीमा नासरीन की पुस्तक आमार में बेला किसने पढ़ने के लिए दी थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आमार में बेला जो पुस्तक होती है बेबी को कौन देता है? क्या उसको तातुस देते हैं, बी सुनील ने दी, सी जेठू ने, या डी अर्जुन ने? तो हम देखते हैं कि पढ़ने के लिए जो पुस्तक दी जाती है वो तातुस के द्वारा दी जाती है, क्योंकि इसमें वर्णन भी आया है कि तातुस के पास 3 अलमारियां थी और तीनों की तीनों क्या थी? किताबों से भरी हुई थी। तो इसलिए उनमें से वो एक किताब उनको पढ़ने के लिए दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तातुस के मित्र ने बेबी के लेखन को किसके समान बताया है? ऑप्शन ए शरद चंद्र की डायरी के समान, ऑप्शन बी एनी फ्रैंक की डायरी के समान, ऑप्शन सी सत्यजीत की डायरी के समान, या ऑप्शन डी सुनील की डायरी के समान। तो जो तातुस के मित्र थे जेठू, उन्होंने जो बताया एनी फ्रैंक की डायरी के समान ही उनके लेखन को बताया है। अगला क्वेश्चन आता है, आलो अंधारी शब्द का अर्थ क्या है? आलो मतलब उजाला और अंधारी का मतलब अंधेरा। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। पाठ में आए पाड़े शब्द का अर्थ क्या है? पाड़े का अर्थ ऑप्शन ए भुवन, ऑप्शन बी दरवाजा, ऑप्शन सी खिड़की, या फिर ऑप्शन डी मोहल्ला। तो जो पाड़े का अर्थ हम चैप्टर के माध्यम से देखते हैं वो मोहल्ले को कहा जाता है। बेबी हालदार द्वारा लिखी गई रचना किसमें छपी थी? तो बेबी हालदार जो रचना लिख रही थी वो किसमें छपती हैं? क्या वो अखबार में छपती हैं, या ऑप्शन बी पत्रिका में, ऑप्शन सी डायरी में, या ऑप्शन डी इंटरनेट पर? तो हम देखते हैं कि एक लड़का आता है एक पैकेट लेकर, और उस पैकेट में एक पत्रिका होती है। उसी पत्रिका में जो लेखिका लिखती हैं वो छपी हुई होती है। तो किसमें छपी है? पत्रिका में छपी है। आपको यहाँ पर एक दो क्वेश्चनों के बातों ही बातों में क्वेश्चन मिला है कि एक लड़का आता है वहां पर और क्या लेके आता है? एक पैकेट लेके आता है। पैकेट के अंदर क्या होती है? पत्रिका होती है। तो ये क्वेश्चंस भी आगे आ सकते हैं। आगे क्वेश्चन है, बेबी कहाँ की रहने वाली थी? तो क्या वो हरियाणा की रहने वाली थी, ऑप्शन बी बिहार की, सी बंगाल की, या डी उत्तर प्रदेश की? तो जो बेबी रहने वाली थी ऑप्शन सी बंगाल की थी। अगला क्वेश्चन, बेबी ने अपना पुराना घर क्यों छोड़ दिया? आखिर क्या कारण था कि जो तातुस के घर में वो आई वो क्यों आई? उन्होंने अपना पहला घर किस कारण छोड़ा होगा? तो यहां पर है ऑप्शन ए पानी ना आने के कारण, ऑप्शन बी बिजली ना होने के कारण, ऑप्शन सी रसोई घर ना होने के कारण, या ऑप्शन डी बाथरूम की सुविधा ना होने के कारण। तो बिल्कुल सही ऑप्शन डी है कि बाथरूम की सुविधा ना होने के कारण वो अपना पहला घर छोड़ देती हैं। अगला क्वेश्चन है, बेबी के पुराने घर का किराया कितना था? ऑप्शन ए 400 रुपए, ऑप्शन बी 500 रुपए, ऑप्शन सी 700 रुपए, या ऑप्शन डी 800 रुपए? तो हम देखते हैं बेबी के घर का जो पुराना किराया था वो था 500 रुपए। अगला क्वेश्चन है हमारा, तीनों अलमारियों में क्या भरा पड़ा था? अभी अभी मैंने बात की थी कि तातुस जब उनको किताब देते हैं तो देखते हैं कि तीनों अलमारियां किससे भरी थी? किताबों से भरी पड़ी थी। मकान मालकिन और लोग बेबी से किसके बारे में पूछते थे? क्योंकि बेबी हमेशा किराए पर रहती थी और वो अपने बच्चों के साथ रहती थी, तो हमेशा हर कोई उनसे पूछा था कि उनके पति कहां पर हैं। तो उनके पति के बारे में पूछा जाता था। अगला क्वेश्चन, तातुस बेबी को किस तरह मानता था? मतलब जो वो मानते थे उनको क्या मानते थे? बेटी की तरह, या फिर नौकरानी की तरह, मित्र की तरह, या इनमें से कोई नहीं? तो जो तातुस जी थे वो बेटी की तरह ही बेबी को मानते थे। अगला क्वेश्चन, बेबी के बड़े लड़के की खोजबीन किसने की थी? ऑप्शन ए बेबी ने, बी भोलादा ने, सी तातुस ने, या फिर डी किसी ने नहीं? तो हम देखते हैं कि जो उनका बेटा होता है उसकी जो खोज करते हैं वो तातुस करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुनीति कहाँ की रहने वाली थी? जो लड़की पार्क में मिलती है बेबी को, अभी बताया कि उसका नाम सुनीति था, वो कहाँ की रहने वाली थी? क्या वह ऑप्शन ए के अनुसार बिहार की थी, बी बंगाल की, सी पंजाब की, या डी केरल की? नहीं, वो भी बेबी हालदार जहां की रहने वाली थी वहीं की थी। अभी अभी मैंने क्वेश्चन में बताया था कि बेबी हालदार कहाँ की थी? बंगाल की थी। तो सुनीति भी बंगाल की ही रहने वाली थी। उल्टी प्लेट में कौन खाना खाने लगा था? क्वेश्चन यहां पर भी पूछा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अभी तक उनका नाम नहीं आया है। आप देख रहे हैं बेबी का नाम आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, तातुस का, भोलादा का भी। तो एक ही नाम है जो यहां पर हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। यही इसका आंसर है, डी रमनदा उल्टी प्लेट में खाना खाने लगे थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 109, शर्मिला दी के पत्र किस भाषा में लिखे हुए थे? तो जो शर्मिला जी होती हैं उनके जो पत्र होते हैं वह हिंदी भाषा में लिखे होते हैं। पड़ोस का लड़का क्या लेकर आता है? अभी अभी मैं जो पहले बात कर रहा था वो यही था कि पड़ोस का लड़का पैकेट लेकर आता है, और उस पैकेट में क्या होता है? उस पैकेट में होती है पत्रिका।
वही पत्रिका जिसमें लेखिका की भी जो लेख होते हैं वो छपते हैं। एंड आपका अंतिम क्वेश्चन है, शर्मिला दी क्या थी? मालकिन थी, लेखिका थी, बहन थी या मित्र थी? तो शर्मिला जी जो थी वो लेखिका थी। इस प्रकार आपके 111 क्वेश्चनों की यह वीडियो पूरी हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, और मैं अपेक्षा करूंगा कि आपने इससे बहुत ही लाभ लेंगे। आप आगामी जो आपकी परीक्षा आने वाली है उसमें 10 जो क्वेश्चन विधान से आने वाले हैं वो पूरे के पूरे आपके सही जाएंगे। यही मेरी आपके लिए शुभकामनाएं हैं। बस निवेदन है, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसका लाभ आपके और भी फ्रेंड्स ले सकें तो आप इसको शेयर अवश्य कीजिएगा, और यदि पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और यदि मेरे लिए कोई सुझाव हो तो कमेंट में लिखना ना भूलें। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।